इस वीडियो में दिखाए गए चित्र आपको मानसिक रूप से विचलित और परेशान कर सकते हैं। दर्शक इस वीडियो को अपने सूझबूझ से ही आगे देखें। बच्चे इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, आपने जापान का नाम तो सुना ही होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। जापान उत्तर पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश जो अपनी बड़े बड़े इमारतों, सुपरफास्ट ट्रेन्स, रोबोट्स और दुनिया की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी जापान के अतीत के पन्नों में से दबा हुआ एक ऐसा काला अध्याय से आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा जिसे जापान हमेशा से कतराते आता है और इसे दुनिया से छुपाते आ रहा है। और मजे की बात तो यह है, इस जापान के काली हरकत के बारे में खुद आज के समय में बहुत सारे जापानियों को भी नहीं पता है। दोस्तों, आपने बचपन में राक्षसों, भूत पिशाचों के बारे में तो पढ़ा ही होगा या उनकी कहानियां तो सुनी ही होगी। इंसान उन भूत पिशाचों से कितना डरते थे, और डरे भी क्यों नहीं, वो इतने खूंखार जो होते थे। लेकिन आज मैं आपको इंसानों का एक ऐसा रूप दिखाऊंगा जिसे सुनकर शायद यह भूत पिशाच भी एक पल को शर्मा जाए। और इस कहानी की सबसे रोचक बात तो यह है कि यह कहानी बिल्कुल सच है। यह बात है 1940 के दशक की, जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और महाशक्तियां अपने आप को और ताकतवर करके इस दुनिया के ऊपर कब्जा जमाने की होड़ में लगी हुई थी। इंसानियत शर्मसार हुई पड़ी थी और लोग अंधे होके एक होड़ में दौड़े जा रहे थे। इसी बीच जापान भी चाइना के उत्तर पूर्वी इलाकों पर अपना कब्जा जमा रखा था और साइनो जापानीज वॉर भी चल रहा था। इस लंबे चल रहे युद्ध में जापान को यह डर भी सता रहा था कि अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी जापान के साम्राज्य को उजाड़कर उस पर अपना कब्जा जमा लेगी, क्योंकि उस वक्त जापान की आर्थिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी। और इसका कारण था सालों से चल रहा जापान का चाइना के साथ युद्ध। तो इसी बीच जरूरी था कुछ ऐसा हथियार बनाना जो किफ़ायती भी हो और बहुत ज़्यादा असरदार भी हो। इसी बीच आते हैं जापानीज आर्मी के चीफ मेडिकल ऑफिसर सर्जन जनरल शिरो इशी, जो अपना बयान प्रस्तुत करते हैं कि जापान को जैविक यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने चाहिए जिसका वो उपयोग दुश्मन देशों के ऊपर कर सके, जिस वजह से दुश्मन देशों की हालत इस तक बदतर हो जाए कि वह अगले 10 सालों तक युद्ध न लड़ पाए। पर इसके लिए सबसे पहले जरूरत होता है कि इन हथियारों का परीक्षण किया जाए। इस परीक्षण के बयान से ही आगाज होने वाला था एक खूनी खेल का, जो अगले 5 वर्षों तक चलने वाला था और इंसानियत दिन प्रतिदिन मरने वाली थी। तो उन्होंने सन अगस्त 1940 से चल रहे इसी यूनिट, जो वकांडा यूनिट के नाम से भी जाना जाता था, जो कि जापान में ही मौजूद था, उसको वहां से बदलकर नॉर्थ ईस्ट चाइना के हार्बिन प्रांत के पिंगफान डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा बिल्डिंग तैयार किया गया, जिसका नाम दिया गया EPWPDK, जिसका पूरा नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ क्वांट आर्मी। दरअसल यह 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ 150 फीट भी ज़्यादा बिल्डिंग का एक यूनिट था, जिसको नाम दिया गया यूनिट 731, जिसको इन्होंने बहुत ही चालाकी से इसका नाम एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट के नाम से दुनिया से छुपा के रखने के लिए इसका नाम रखा था, ताकि दुनिया की नज़र से इसे छुपाया जा सके और बताया जा सके कि वाटर प्यूरिफिकेशन का डिपार्टमेंट है। पर इस बिल्डिंग के अंदर चल रहा था कुछ और। इस बिल्डिंग के अंदर मानवीय प्रयोग होने वाले थे, जिसके ऊपर ह्यूमंस के ऊपर अलग अलग तरीकों से बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके पता करना था कि इंसान का बॉडी कितना दर्द झेल सकता है। इंसान के अंदर किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया को डालने पे उस इंसान के बॉडी के साथ क्या होता है उसके स्टडी करना और खतरनाक से खतरनाक जैविक हथियार बना के उस पर परीक्षण करना था, तथा इंसान को असीम पीड़ा एवं कष्ट से गुजार कर उसको जांच करना था। इस यूनिट के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जबरदस्ती लाया गया था। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग थे कौन, तो ये लोग युद्ध के बंधक थे, जिसे जापान ने चाइना और रसिया के इलाकों पर हमला कर जिस इलाकों को अपने कब्जे में लिया था, तो ये वहीं के लोग थे। कॉमन क्रिमिनल्स थे, एंटी जापानीज लोग थे, होमलेस हैंडीकैप्ड पर्सन्स थे, मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स थे, होमलेस बेगर्स थे, इन्फेंट्स थे, मेन वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, इन सबको इनके अंदर जबरदस्ती लाया गया था। और इस रिसर्च के अंदर 300 से भी ज़्यादा रिसर्चर्स को भी इन्वॉल्व थे, जिसमें रिसर्चर्स थे, डॉक्टर्स थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, सर्जन्स थे, जो इस रिसर्च में भाग लिए थे, जिसके अंदर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, बायो वॉरफेयर और केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करने वाले खतरनाक हथियारों को बनाया जाने वाला था। उन रिसर्चर और डॉक्टर्स के ऊपर देश प्रेम का अंधा पट्टी बांधकर इस अमानवीय प्रयोग के लिए उन्हें शामिल किया गया था। बहुत सारे रिसर्चर्स तो इनमें भाग लिए थे, पर कुछ यहाँ से भाग गए थे, जिन्होंने बताया था कि उन्होंने अंदर क्या क्या देखा था।
हालांकि जापान ने अपने बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स भी बनाए थे, जैसे कि बीजिंग यूनिट था, नैनकिंग यूनिट था, सिंगापुर यूनिट था, ऐसे ऐसे और भी अलग अलग यूनिट्स बनाए थे। लेकिन सबसे अमानवीय और इंसानियत को शर्मसार करने वाला कार्य इसी यूनिट 731 में हुआ था, जो चाइना के पिंगफंग शहर में इलाके में स्थित था। तो चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इस यूनिट में ऐसा हुआ क्या था जिसके वजह से यह यूनिट आज भी पूरी दुनिया में बदनाम है। तो इस यूनिट के अंदर एक विवि सेक्शन था, जिसके अंदर इंसान के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से बहुत सारे खतरनाक बीमारियां जैसे टाइफाइड, गोनोरिया, सिफिलिस, प्लेग और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सबको इंसान के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता था। और फिर उस इंसान को ये लोग सब्जेक्ट बोलते थे। उसे ये लोग लेटा करके जिंदा इंसान के छाती को चीर करके उसके अंदर के पार्ट्स को देखते थे कि उस इंसान के पार्ट के साथ बीमारियां के जाने का आखिर होता क्या है। वो इसलिए ऐसा करते थे ताकि देख सके कि एक इंसान के अंदर जाता है तो वो होता कैसे है, एक उसके बॉडी को कैसे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया, वायरस, उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये लोग इंसान को इसलिए भी एनेस्थीसिया नहीं देते थे ताकि इनका मानना था कि एनेस्थीसिया देने से जो एक नॉर्मल किसी इंसान के अंदर बीमारी को इंजेक्ट किया जाए और एनेस्थीसिया दे के किया जाए तो इसमें अंतर आ जाता है। उस इंसान के लंग्स, फेफड़े, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे को चीर चीर के ये लोग चेक करते थे कि क्या चेंजेस आ रहा है। वो इंसान दर्द से तड़प रहा होता था, बिलख रहा होता था, और जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक उसे ऐसे ही एग्जामिन किया जाता था। इसके साथ ही बहुत सारे, क्या बताऊं मैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। मतलब कुछ भी ये लोग कर देते थे। इंसान के लेफ्ट हैंड को कट के राइट हैंड में जोड़ देते थे, राइट हैंड को लेफ्ट लेग में जोड़ देते थे। इंसान का एसोफेगस, जो ये गले का पास जो हम लोग का पाइप होता है, उस एसोफेगस को ये लोग निकाल के इंटेस्टाइन में जोड़ देते थे। ब्रेन को हटा के लंग्स के पास कुछ भी ये लोग करते थे। बस इनका मकसद था कि इंसान के ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को कष्ट दिया जा सके, जितना पीड़ा। इनका मेन एम यही होता था कि देखिए कि इंसान कितना दर्द सह सकता है, जिसके अंदर इंसान के ऊपर बहुत अलग अलग, किसी के अंदर इंजेक्ट कर देते थे प्लेग का वायरस, और इस इंसान को ऐसे लंबे लंबे समय तक भूखा छोड़ देते थे कि देखिएगा कोई इंसान भूखा रहता है तो उस बीमारी में उस भूखे इंसान के शरीर पे क्या असर होता है, बिना पानी के एक इंसान के शरीर पे क्या असर होता है 60 दिन तक, 70, जब तक इंसान मर ना जाता भूख से, प्यास से। और एग्जामिन करते थे उसके साथ क्या हो क्या रहा है। इस इंसान को एक चैम्बर में रख दिया जाता था, और वो चैम्बर जो टेलीफोन का बूथ होता था उसे हिला के उस चैम्बर के अंदर इंसान को रख दिया जाता था, जिसे वो लोग सब्जेक्ट बुलाते थे। और उस इंसान के अंदर बीमारी इंजेक्ट करके प्रेशर कम कर देते थे। प्रेशर कम करने की वजह से क्या होता था कि इंसान का बॉडी सिकुड़ने लगता था। उसके बाद ये लोग एकदम से प्रेशर बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से इंसान का जो मांसपेशियां होता था वो फटने लगता था और वो इंसान दर्द से चिल्ला चिल्ला के मर जाता था। लेकिन इन कमीनों को मैं क्या बोलूँ, इन हैवानों को बिल्कुल भी दया नहीं आती थी और वो बस उसे देखते रहते थे, एग्जामिन करते रहते थे। किसी इंसान को किसी भारी चीज से लाकर के कुचल के देखते थे। उसके बाद एक मशीन था, रोटेटिंग डिवाइस, जिसके अंदर इंसान को डाल देते थे, उसको तब तक घुमाते रहते थे जब तक वो मर न जाए। इंसान के बॉडी में ये लोग साफ पानी, सी वाटर, लाइम वाटर, अलग अलग कुछ भी इंजेक्ट करके चेक करते रहते थे। एक एक इंसान के अंदर जानवर का ब्लड इंजेक्ट कर देते थे, कुछ भी करते थे। उसका एसिड डाल देते थे इंसान के बॉडी में, मस्टर्ड गैस, एसिड गैस, ये सब, फॉस्फोरस गैस, ये सब जो हार्मफुल गैस होता था उसके अंदर एक इंसान को डाल के एग्जामिन करते थे। ये सब गैस में इंसान का क्या हालत होता है। अलग अलग गैस चैम्बर होता था। उसके बाद इनका एक बहुत ही पॉपुलर बोलूँ, मतलब मूवी में एक सीन है जिसमें एक फ्रॉस्ट बाइट एक्सपेरिमेंट होता था, जिसमें क्या करते थे कि इंसान के बॉडी को आर्टिफिशियली बहुत ठंडा कर देते थे, एकदम माइनस टेम्परेचर में इंसान का बॉडी का हाथ जो होता था पूरा सूख जाता, पत्थर के समान कठोर हो जाता था। फिर इसे लाके लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी में डालते थे और उसका इंसान के हाथ को चमड़ा के साथ नोच देते थे, जिससे इंसान का वो हड्डी होता था वो दिखने लगता था। वो इंसान दर्द से चिल्ला चिल्ला के मरने लगता था। इंसान के हाथ को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते थे, जिससे देखते थे इंसान के शरीर के साथ आखिर हो क्या रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में तो सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को भुगतना पड़ता था। किसी भी लेडीज़ को लेकर के ज़बरदस्ती किसी STD वायरस से उसे हार्म कर देते थे। उसके बाद उसके बच्चे को एग्जामिन करते थे। अगर उस औरत का बच्चा सेफ हो रहा है, सेफ निकल रहा है, मतलब जिंदा पैदा हो रहा है, तो मानते थे उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, और फिर उस बच्चे के साथ भी गलत गलत एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और अगर किसी इंसान का बच्चा, किसी लेडीज़ का बच्चा किसी खतरनाक वायरस की वजह से मरा हुआ पैदा हो रहा था, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जाता था। उसके बाद अगर कोई इंसान इन सब एक्सपेरिमेंट को झेलते हुए भी अगर बच जाता था जिंदा, तो उसको वहाँ के आर्मी को सौंप देते थे और वो आर्मी उस इंसान के ऊपर अपना टेस्ट करता था, बुलेट से अपना ट्रेनिंग करता था। इंसान को बांध दिया जाता था, फिर उसके ऊपर गोली मारा जाता था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो इन्फेंट शिशु होते थे उन्हें उनके माओं से छीन के बर्फ़ में डाल दिया जाता था, एकदम ठंडे बर्फ़ में, और उन्हें जमा के मार दिया जाता था। इसके अलावा भी ये जापानीज ने आसपास के जो शहर होते थे उसके ऊपर पानी में, हवा में प्लेग, टाइफाइड जैसे जहरीले पानी को मिला के वहाँ के लोगों के ऊपर फैला देते थे, ताकि देखिए उस शहर का क्या हाल हो रहा है।
उन्होंने इंसान को उल्टा लटका दिया था जब तक वो मर न जाता। इतना सारा अमानवीय प्रयोग हुआ था और यह चला था 1945 तक। आप सोच सकते हैं इस इंसानों को कितना झेलना पड़ा था इन जापानियों की वजह से। हालांकि मैं जापान और उनके लोगों से नफरत तो नहीं करता, पर मैंने जब इस जापान के काले इतिहास के बारे में पढ़ा था तो उन हैवानों पर मुझे बहुत ज़्यादा नफरत हुई थी और मैंने इंसानियत का वह रूप देखा था जिसे मैं किसी भूत प्रेत के कहानी में भी सोच नहीं सकता हूँ। उसके बाद ये जापानीज सितंबर के महीने में 25 सितंबर को अमेरिका के ऊपर चेरी ब्लॉसम नाम के एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जिस पे अमेरिका के ऊपर खतरनाक वायरस फैलाने का इनके प्रयोग थी। इन्होंने बहुत महीनों से, बहुत सालों से इसकी तैयारी कर रखी थी, पर इससे ही पहले अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 और 15 अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया था, जिसको देखते हुए जापान ने तुरंत सरेंडर कर दिया था, जिसके वजह से यह विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। इस न्यूक्लियर अटैक का एक पहलू दुनिया तो देखती है, जिसकी वजह से आज भी दुनिया अमेरिका को बहुत कोसती है, पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी था जापान, जिसे वो हमेशा से छुपाते आ रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि अमेरिका का परमाणु बम का अटैक करना सही था कि गलत। हालांकि मेरा तो व्यू यही है कि दोनों ही गलत थे, क्योंकि इन दोनों में मौत सिर्फ इंसानों की हुई थी। इसके बाद जब अमेरिका के हमले के बाद जापान सरेंडर कर देता है और अपने जिस कब्जे वाले इलाके से भागने लगता है, तो उधर से जो रूसिया की आर्मी रहती है वो भी उन कब्जे वाले इलाकों में घुस के पकड़ने लगती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स ना मिले तो उन्होंने उस यूनिट 731 के सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं और सब में आग लगा के भाग देता है। वहाँ पे कुछ सैनिकों को भी छोड़ जाते हैं और उनके हाथ में जहर साइनाइड दे देते हैं और कहते हैं अगर कोई आए तो उसे खा लेना और मर जाना। उसके बाद वो सब भाग के आ जाते हैं। हालांकि रूसियन आर्मी को कुछ हद तक मिली थी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद जापानीज भाग के आ जाते हैं। तो यही था यूनिट 731 का काला इतिहास। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल तो यह है कि आज भी जापान के ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने क्या किया था, उनके पूर्वजों ने कितना घोर पाप कर रखा है। और आज भी जब इससे भी ज़्यादा दुख तो तब होता है जब जापान में हिरोहितो और सर्जन हीरो इसी को एक सुपरमैन या हीरो के रूप में देखा जाता है और उनको कोई सज़ा नहीं हो, और आज भी वे जापान में नेशनल हीरो के रूप में जाने जाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो और मेरा हार्डवर्क पसंद आया होगा। वैसे तो इस वीडियो में कुछ पसंद आने लायक था नहीं, पर आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ मेरे वीडियो के अंदर लाइक का बटन दबाएं, और पसंद ना आए तो उतने ही जोश से डिसलाइक का भी बटन दबाएं, और वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं आने वाले वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।